नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीटी ईडीयू के ऊपर। तो आज हम फिर से आपके लिए नेक्स्ट क्लास है वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने वायुमंडल की संगठन व संरचना के बारे में जानकारी आपको दी थी। अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमें किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? तो वायुमंडल 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 का संगठन व संरचना, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। इसके ऊपर हमने काफ़ी बात कर ली थी कि वायुमंडल कहते किसे हैं, वायुमंडल में कौन-कौन सी गैसें वो पाई जाती हैं, कौन-कौन सी जो गैस है वो सर्वप्रमुख हैं, कौन सी गैस है वो अकीरीय गैस है, कौन सी गैस है वो अपना स्थान है वो सर्वप्रथम यानी पहले स्थान के ऊपर रखती है। इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। और वायुमंडल है वो कहते किसे हैं ये भी हमने देख लिया था। वायु प्लस मंडल, मंडल का अर्थ घेरा होता है, उस घेरे के अंदर वायु और उस वायु के अंदर क्या अनेक प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं उसको ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज हम जो तापमान है इस तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि तापमान को प्रभावित कौन करता है और प्रभावित करने वाले जो अनेक महत्वपूर्ण जो कारक हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे साथ मिलकर आप और हम। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। चलो देखो, एक नंबर जो पॉइंट है हमारा वो है हमारे पास में अक्षांशीय विस्तार। तो आज हम अक्षांशीय विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, अक्षांशीय विस्तार होता क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है वो क्या होता है, तो ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, तभी क्या है आपको इसमें अंतर कर पाओगे कि अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं है तब तक आप इनके अंदर अंतर नहीं कर सकते। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार का आपको पता होना चाहिए ये होते क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो देखो, ग्लोब के ऊपर जो पड़ी रेखाएं हैं जो पड़ी रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं आप। ग्लोब के ऊपर जो पड़ी रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो देखो, ये जो सारी रेखाएं हैं, ये जो सारी जो पड़ी रेखाएं हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर देंगे कि पड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है और खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो देखो, इसमें अगर हम बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, देखो उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंध हो, चाहे वो शीत कटिबंध हो, चाहे वो उष्ण कटिबंध हो, चाहे वो फिर से शीतोष्ण कटिबंध हो या फिर से क्या हो, शीत कटिबंध हो। तो उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, प्रदेशों में सूर्य ताप की वार्षिक मात्रा सबसे अधिक होती है। अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है, अब उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है वो कहाँ, तो ये भाग और इसके आसपास वाला ये भाग, ठीक है, इसके आसपास वाला ये भाग, नीचे वाला, नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है, जिसको मैं आपको इस प्रकार से एक लाइन के माध्यम से आपको क्या है दिखाता हूँ कि ये जो भाग है सारा का सारा, ये जो सारा का सारा भाग है, ये क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र प्लस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी उसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या है इसके अंतर्गत सारे आते हैं। तो उसके अंदर उन प्रदेशों के अंदर सूर्य तप यानी सूर्य की जो रोशनी है, यानी सूर्य की अगर हम किरणों की बात करेंगे तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा
ये भाग ये सूर्य है, ठीक है? इस प्रकार से क्या है सूर्य है और सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी इस प्रकार से इस भाग के अंदर पड़ती है, ठीक है? बाकी का जो ऊपर का भाग है, ऊपर की अगर हम बात कर लेंगे 66.5 और नीचे की अगर हम बात कर लेंगे 66.5 तो शीतोष्ण सॉरी ये शीत कटिबंध वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या पड़ती हैं? सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी? इस प्रकार से तिरछी पड़ेंगी, ठीक है? इस प्रकार से प्रॉपर रूप से क्या है संपूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है इस प्रकार से सूर्य की किरणें वो पहुंच नहीं पाती हैं शीत कटिबंध के ऊपर और यहाँ पर जो भाग है बीच वाला जो भाग है जो विषुवत जो रेखा है जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं सीधी पड़ती हैं जिसके कारण यहाँ का तापमान क्या है वार्षिक मात्रा क्या है सबसे अधिक होती है वर्ष भर की अगर हम सूर्य ताप की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है या आप भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है या आप बात करेंगे विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास वाले भाग के अंदर आपको क्या है सर्वाधिक जो तापांतर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एवं ध्रुवों की ओर क्रमशः इसकी मात्रा में कमी आती जाती है जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो ये दक्षिणी ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। तो इनकी तरफ जैसे-जैसे हम जाएँगे वैसे-वैसे क्या होता जाएगा, इसकी जो मात्रा है इस मात्रा के अंदर क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तापमान है उसके अंदर उसकी मात्रा के अंदर क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। इसके बाद में 2 नंबर पर है, वो है ऊँचाई। जैसा कि हमने ऊँचाई के ऊपर बात कर ली थी कि ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। जैसे-जैसे हम ऊँचाई की तरफ बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे तापमान के अंदर क्या होती जाएगी, गिरावट होती जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ 0 डिग्री की हम बात करेंगे तो 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ जाएँगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएँगे। यहाँ से 0 डिग्री नीचे की तरफ आएँगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से नीचे की तरफ बढ़ते जाएँगे। तो जैसे-जैसे हम क्या है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ और 0 डिग्री से नीचे की तरफ जाएँगे तो वैसे-वैसे तापमान के अंदर क्या होती जाएगी, तापमान के अंदर क्या होती जाएगी, तापमान के अंदर क्या है ऊँचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है यानी तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऊँचाई के बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट, देखो यहाँ पर ध्यान देना आपको गिरावट, वृद्धि नहीं हो रही है, क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। तो गिरावट आती है सौरमंडल में प्रति 165 मीटर कितना मीटर बता रहे हैं 165 मीटर की ऊंचाई जैसे ही आप क्या है धरातलीय भाग से 165 मीटर की ऊंचाई की ओर बढ़ोगे ऊपर की तरफ तब क्या होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा तापमान घट जाता है बढ़ता नहीं है क्या होता है घटता है एवं प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी जैसे जैसे आप प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते जाओगे उसी प्रकार से तापमान औसतन क्या होता जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी गिरावट हो जाएगी। ठीक है ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो किलिमंजारो पर्वत विषुवत रेखा पर है। किलिमंजारो जो पर्वत है वो क्या है विषुवत रेखा के ऊपर है। ठीक है जैसे कि हम बात करेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा तो ये भाग इस भाग के अंदर ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारे अलग अलग जो कटिबंध है जो कि क्या करते हैं जलवायु को भी प्रदर्शित करते हैं तापमान को भी क्या है अलग अलग रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो वो हमारे कटिबंध कौन कौन से हैं जैसे कि हम बात करेंगे पहला कटिबंध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके बाद दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके बाद नीचे की तरफ फिर से जाएंगे तो उष्ण कटिबंधीय इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय इसके बाद शीत कटिबंधीय यानी पृथ्वी को अलग अलग कटिबंध के अंदर बांट कटिबंध का मतलब क्या होता है कटिबंध का मतलब होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध कहा जाता है। जैसे कि ये बेल्ट के रूप में बंधा हुआ है पृथ्वी को चारों ओर से क्या है अक्षांशों ने क्या कर रखा है एक बेल्ट के रूप में बांध रखा है। ठीक है इसके बाद 3 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो 3 नंबर पे स्थल और जल का प्रभाव। देखो स्थल और जल का प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ता है स्थल का प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ रहा है जल का प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ रहा है उसके ऊपर हम बातें कर लेते हैं। देखो स्थल की एक इकाई की तुलना में हमारे पास स्थल की क्या है एक इकाई है। ठीक है एक इकाई की तुलना में जल की एक इकाई ये क्या है जल की एक इकाई है। इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं।
इकाई का तापमान बढ़ाने के लिए 2.5 गुना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कितनी? 2.5 गुना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जल की एक इकाई का तापमान बढ़ाने के लिए हमें क्या है? 2.5 गुना, 2 गुना, कितना? 2.5 गुना, 2.5 गुना क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये जल की इकाई है और ये क्या है? स्थल की इकाई। क्योंकि जल यदि गर्म हो जाएगा तो ठंडा क्या है? बहुत देर से होगा। ठीक है, अगर जल ठंडा है तो गर्म क्या है? देर से होगा। ये दोनों प्रक्रियाएं क्या है? जल के अंदर आपको मिलेंगी। जबकि स्थलीय भाग क्या है? स्थलीय भाग क्या है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर स्थल की तुलना में अगर हम बात करेंगे तो जल है वो ढाई, जल को अगर हम तापमान, जल का तापमान देखेंगे तो 2.5 गुना क्या है? इसमें दे रखा है कि तापमान बढ़ाने के लिए हमें 2.5 गुना ऊर्जा की क्या आवश्यकता पड़ती है। जल की एक इकाई का अगर हमें तापमान बढ़ाना है तो क्या है? तापमान बढ़ाने के लिए 2.5 गुना ऊर्जा की क्या है? आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जल देर से गर्म होता है, ये बात मैंने आपको बता दी है, एवं देर से क्या होता है? ठंडा होता है। तो जल क्या है? देर से ही गर्म होगा, देर से ही क्या होगा? ठंडा होगा। ठीक है, जबकि स्थल पर यह प्रक्रिया तेज होती है। यानी ठंडा होने की प्रक्रिया भी तेज होती है, गर्म होने की प्रक्रिया भी क्या होती है? तेज होती है। तो ये प्रक्रिया क्या है? स्थल पर क्या है? ये प्रक्रिया तेज होती है। और जल की अगर हम बात करेंगे तो 2.5 गुना ऊर्जा की क्या होती है? तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। तो एक बार देख लें आप इसे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और फिर से हम देख लेते हैं एक बार। देखो, हम बात कर रहे हैं वायुमंडल का संगठन व संरचना के बारे में हम जान रहे हैं। उसमें हमने सूर्य तप के बारे में जाना था कि सूर्य है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, कितनी दूरी के ऊपर है। ठीक है, किस प्रकार से उसका जो बाहरी भाग है उसमें कौन कौन सी गैस है? वो हीलियम हाइड्रोजन गैस है। नाभिक के संलयन की प्रक्रिया, नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं क्या है? उस तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से? तो उसमें पहले नंबर पर हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार, जिसमें हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश हो तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश मैंने आपको बता दी ये, और इसके आसपास वाले भाग, यानी 0 डिग्री से 23.5, 0 डिग्री से 23.5। ठीक है, ये भाग इसके अंदर आएगा। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सूर्य तप की वार्षिक मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी वर्ष भर के अंदर अगर हम सूर्य तप की बात करेंगे, यानी सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष भर क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। ठीक है, एवं ध्रुवों की ओर क्रमशः इसकी मात्रा में कमी आती जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ये सूर्य है, सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ रही हैं, जिससे तापमान क्या है? यहाँ का बढ़ जाता है। और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे तापमान के अंदर क्या होती जाती है? तो गिरावट होती जाती है। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर पर है ऊंचाई। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान के अंदर क्या होती है? गिरावट आती जाती है। ये नाम है वो, ये ध्यान रखना आपको, ये गिरावट है, ये क्या है? ये वृद्धि नहीं है, ये गिरावट है। इसके बाद क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर, तो जैसे धरातलीय भाग से हम क्या है? 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जाएंगे तो वहां पर क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या है? घट जाता है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, बढ़ नहीं है, घट है। ठीक है, घट जाता है। एवं प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट इसके अंदर क्या है? आ जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए किलिमंजारो पर्वत विषुवत रेखा के ऊपर है। किलिमंजारो जो पर्वत है वो कहाँ पर है? विषुवत रेखा के ऊपर है, जो कि यहाँ पर आपको क्या है? विषुवत रेखा, जैसे कि ये मैंने बनाई थी इस प्रकार से 0 डिग्री लाइन। कौन सी लाइन है? 0 डिग्री लाइन, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पे है हमारा स्थल और जल का प्रभाव। यानी स्थल का किस प्रकार से तापमान के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जल का है वो तापमान के ऊपर, या तापमान का जल के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, या स्थल के ऊपर तापमान का है वो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो स्थल की एक इकाई और जल की एक इकाई। ठीक है, एक इकाई
का तापमान, ये कि अगर हमें जल की 1 इकाई का तापमान बढ़ाने के लिए 2.5 गुना ऊर्जा की क्या है आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि स्थल की अगर हम बात करेंगे तो जल्दी गर्म होता है, जल्दी क्या होता है ठंडा होता है। और जल क्या है, जल देरी से गर्म होगा, देरी से क्या होगा ठंडा होगा। इस बात का आपको क्या ध्यान रखना है। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को देखा करो, ताकि क्या है आपके आगे आने वाले जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर के अंदर आपको क्या है फ़ायदा मिल सके। अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना है। धन्यवाद।